वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन को। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो अगर आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज है एंड यू आर हैविंग ऑप्शन में फिजिकल एजुकेशन और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा अच्छे से, तो टेंशन नहीं लेनी है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को अटेंड करना, 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को खल्लास कर देने वाले हैं। और एग्जाम से पहले देख रहे हो तो पूरे 10 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, तो बस जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। और मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इसके बाद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो आपके लिए रेडी करा है मैंने, वो है हर एक चैप्टर के नोट्स। आई नो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत लेंथी वे में दे रखा होता है। तो तुम्हारे लिए मैंने प्रीमियम नोट्स, रिफाइंड नोट्स, फाइन क्वालिटी नोट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, यू कैन नेम इट, बना दिए हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स है, इतने ईजी लैंग्वेज के, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करी अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। वहां पे जाके यू जस्ट हैव टू फॉलो मी एंड वहां से जाके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स रेडी हो चुके हैं जो फ्री में जाके आप एक्सेस कर लेना। अब ना ही नोट्स की टेंशन लो, ना ही एग्जाम की टेंशन लो, बस चिल मोड में इस वीडियो को देखो एंड सिलेबस को कंप्लीट कर लो। तो आर यू रेडी? तो जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर रेडी नहीं भैया, आज एक बास्केटबॉल बनानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। और हम शुरू करते हैं अपने इस पूरे सिलेबस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहली बात रहती है भैया, ये चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हमारे होते हैं उनका मैनेजमेंट करना आज हम सीखने वाले हैं। स्पोर्ट्स इवेंट क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन जाएगी हमारे दिमाग के अंदर। स्पोर्ट्स इवेंट क्या है? तुम कहोगे दीदी गली क्रिकेट जो हम गली में खेलते हैं वो स्पोर्ट्स इवेंट। हाँ भाई, वो भी एक तरीके का स्पोर्ट्स इवेंट ही है, बट इवेंट तब बनेगा जब तुमने क्या करा, तुम्हारी टीम है, तुम्हारी बराबर वाली गली की टीम है, उधर वाले मोहल्ले की टीम है, 4-5 टीम बना ली, एक प्लेग्राउंड में बैठे, 3-4 प्राइज रख दिए और फिर वो गेम खेला, एक टूर्नामेंट टाइप बना दिया, तो वो हो गया हमारा स्पोर्ट्स इवेंट। तो स्पोर्ट्स इवेंट वर्ल्ड कप, फीफा का हो, क्रिकेट का हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, आईपीएल हो गया, ये भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। इवन जो लोकल लेवल पे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, इनको भी हम स्पोर्ट्स इवेंट ही कहते हैं। तो स्पोर्ट्स इवेंट क्या है कि भैया जब हम लोग खेल रहे हैं, विनर को डिसाइड करने के लिए एक टीम बनाई है हमने, हम या फिर कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं, बट वी आर प्लेइंग इट सो दैट वी कैन डिसाइड द विनर। तो वो हो गया हमारा स्पोर्ट्स इवेंट। बहुत ही इजी पीजी सी डेफिनेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। अ स्पोर्ट्स इवेंट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी वेयर पीपल और टीम कॉम्पीट इन अ स्पोर्ट। तो विनर डिसाइड कब करें? हम कॉम्पीट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स बोथ स्मॉल स्केल इवेंट और जो है हमारा लार्ज स्केल इवेंट ऑल्सो। स्मॉल स्केल में स्कूल का आ जाएगा, लोकल इवेंट्स आ जाएंगे, और लार्ज स्केल में ओलंपिक, वर्ल्ड कप, दीज ऑल आर द स्पोर्ट्स इवेंट। तो आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया कैसे जाता है। ये हो गया डन, क्रिस्टल क्लियर। जल्दी लिख दो कमेंट सेक्शन में स्पोर्ट्स इवेंट की एक बेहतरीन डेफिनेशन खुद से बना के। ओके जी, अब जितना भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जो भी कंपटीशन होता है, उसमें गाइस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराती है ना बॉडी, वो डिसाइड करती है। और इसी वजह से जो है फ्री एंड फेयर तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट होता है। वरना आपने देखा गली में जब 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हो तो कितनी चीटिंग पार्शियलिटी करते हैं। नहीं भाई तेरे तू आउट नहीं हुआ, तू आउट हो गया, ठीक है, मेरी बैटिंग हो गई, मैं जा रहा हूँ घर पे, बस मेरी मम्मी बुला रही है, मेरे को बहुत हो गया, ठीक है, मेरे को होमवर्क करना है। ऐसे चीटिंग करते रहते हैं। बट अगर हम बड़े लेवल पे देखें, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं, हम देखते हैं यार कि फेयर प्ले होता है। और कभी फेयर प्ले ना हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो एक गवर्निंग बॉडी पर डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स इवेंट कितने अच्छे से फेयरली चलेगा। ओके, अब आता है चैप्टर का क्रक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले वो है भाई आपको बताना है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। मेरे बीएसटी वाले भाई बहनों को बहुत अच्छे से ये सारे फंक्शंस आते हैं, इनकी डेफिनेशंस आती है। तो जो डेफिनेशन तुम्हें आती है जल्दी से लिख के बता दो, एक बार उसका भी रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। बट आज हम इन वाली डेफिनेशंस को थोड़ा सा अपना फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि यार यही काम करने हैं हमारे को अगर हमें कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है। तुम ना इस चैप्टर को पढ़ते हुए सोचो कि भैया अगला आईपीएल जो होगा ना, उसकी जो वो टीम है ना, कमेटी है जहाँ पे वो सब कुछ डिसाइड होता है, उसमें तुम बैठे हो और ये सारे फंक्शंस तुम्हें परफॉर्म करने हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं मेरे साथ रिपीट करेंगे स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला होता है प्लानिंग, प्लान करना, गोल्स बनाना। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा होता है हमारा स्टाफिंग।
चौथा होता है हमारा डायरेक्टिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है हमारा कंट्रोलिंग। अब इन सबको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। इन वर्ड्स हमें पता है, प्लान मतलब गोल बनाने को हम प्लान कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइज करने को, तो काम को ऑर्गेनाइज करने को हम कहेंगे कि डिवाइड कर रहे हो, उसको हमने कह दिया स्टाफिंग, मतलब अपना स्टाफ को सेलेक्ट करने को। बट ये एक एक वर्ड से तो भैया एग्जाम में आंसर नहीं बनेंगे ना, एग्जाम में तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ये मेरे नोट्स, इनका लिंक भी मैं लगा दूंगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर लेना। अभी इनको समझ लो हिंदी में कि रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े, यू कैन फॉर्म इट वेरी इजीली, ओके जी। तो सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में, ऐसा ही लिखना। प्लानिंग मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज को अपनी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। ये तुम हर काम में करते हो, जब पढ़ाई भी कर रहे हो, आज आप लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो दिस इज अ प्लान ओनली, ठीक है जी। तो प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज को टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ये लाइन लिख दो कमेंट में। इट हेल्प्स डिसाइड इन एडवांस व्हाट्स नीड टू बी डन, हु विल डू इट एंड हाउ टू कंप्लीट इट। प्लानिंग हमें क्या बताता है? व्हाट्स नीड टू बी डन, क्या करना है। जैसे तुम्हें सिलेबस पढ़ना है तो तुम्हें क्या पता चल रहा है प्लान करके, यार 30 दिन है और मुझे सिलेबस करना है। हु विल डू इट, कौन करेगा? तुम्हें पता है सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं ही करूंगा, मम्मी को थोड़ी कहूंगा मम्मी मेरी जगह बैठ के लर्न कर लो, ठीक है। एंड हाउ टू कंप्लीट, और फिर तुम सोचोगे ठीक है सिलेबस कंप्लीट करना है, मैंने ही करना है, अब कैसे होगा? ये बात आप अपनी पर्सनल लेवल की पढ़ाई पे हो। तो अब कोई बड़ा इवेंट करवाना है, ओलंपिक हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, तो तब डिसाइड करा जाएगा क्या होना है। अच्छा इस डेट को ओलंपिक्स होंगे, हु विल डू इट, कितने सारे लोगों की जरूरत होगी, कितनी कमेटीज बनेंगी, कितने लोगों में काम डिवाइड होगा, एंड हाउ टू कम, और वो सब कैसे होगा, ये सब प्लान में डिसाइड हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2-3 नंबर का, तो भाई क्या है मतलब फायदे क्या होंगे प्लानिंग अगर हम कर लेंगे? लास्ट मिनट का प्रेशर नहीं होगा, कंट्रोल होगा हर एक्टिविटी में। जब 30 डेज स्ट्रेटेजी चला रहे हो तो पता है ना आज ये करना, कल वो, परसों वो, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। लोअर द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं मिस्टेक करने की चांस कम हो जाती है। इंप्रूव करता है हमारी एफिशिएंसी को, बूस्ट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, कोऑर्डिनेशन हमारा बेटर कर देता है, इंप्रूव करता है हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। तो ये हो गए गाइस हमारे प्लानिंग के सारे फंक्शंस एंड हमारा जो है उसका मीनिंग। अब आता है नेक्स्ट टास्क हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? अरेंज करना टास्क को। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या? अरेंज कर रहे हो आप सारे टास्क को। यहाँ पे हम करते हैं कि जो जो हमें काम करने हैं उनका बंटवारा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना। जैसे कि मैंने कहा स्कूल में स्पोर्ट्स डे इवेंट होने वाला है एंड यू आर द हेड, तुम्हें जिम्मेवारी दी गई है, तो तुमने क्या सोचोगे कि अरे यार मुझे चाहिए कि सबसे पहले तो पोस्टर्स बने हो, बढ़िया सुंदर सुंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड बैकग्राउंड में पोस्टर्स बने हो। तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जाओगे अपने स्कूल के, जहाँ बच्चों के ड्राइंग पोस्टर्स अच्छे हैं उन्हें वो काम दोगे। फिर जो वो पूरे के पूरे कंडक्ट करेंगे इवेंट को, तो जिनकी जो है वोकैबुलरी स्पीकिंग स्किल अच्छी है उनको वो काम दे दोगे। जो भागने दौड़ने वाले बच्चे, एक बच्चे को कहोगे जाओ उनका सिलेक्शन करो, ठीक है। तो ऐसे आप काम डिवाइड करोगे ना, दिस इज व्हाट वी डू इन द ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट अ स्पोर्ट्स इवेंट। तो टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज को डिवाइड करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स असाइनिंग रोल टू पीपल, जैसे मैंने कहा ना, तुम जाके नाम लिखवा लो, तुम पोस्टर्स बनाओ, तुम जो है मेडल्स लेकर आओगे, तुम जो है स्पोर्ट्स इवेंट डिसाइड करोगे कि ये मैचेस होंगे। इंश्योरिंग इक्विपमेंट इज रेडी। अब इक्विपमेंट रेडी करना भी ऑर्गेनाइजिंग में है कि भैया बास्केटबॉल्स हैं, पर्टिकुलरली मेडल्स आ गए हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं सब, ठीक है। एंड मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस टू फॉलो द प्लान, और प्लान के अकॉर्डिंग सब हो गया, ये भी हम ऑर्गेनाइजिंग में ही देखते हैं। दिस इंश्योर द इवेंट रन स्मूथली एंड ऑन टाइम। तो ऑर्गेनाइजिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यह इंश्योर करेगा कि आपका ऑर्गेनाइज अच्छा होगा तो ही इवेंट सक्सेसफुल होगा, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग आ गई। अब स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी हम मतलब समझ लो ये ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने कहा था ना हम लोगों के बीच में काम बांटेंगे। तो जो वो आपने काम बांटा था उसके लिए अपॉइंट करोगे ना लोगों को। अब ये बहुत बड़े लेवल पे जब होता है तो जिनको आप अपॉइंट करोगे तो भाई उनको जॉब मिल रही है, आप उनको वो काम दे रहे हो, बदले में आप उन्हें सैलरी दोगे, ठीक है। या जो भी आपने एक स्टाफ मेंबर सिलेक्ट करा कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेवारी है एंड यू हैव टू डू दिस ओनली, तुम्हारे अलावा कोई और काम नहीं करेगा ये। तो स्टाफिंग मीन्स सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब बेस्ड ऑन देयर स्किल। अब जैसे मैंने स्कूल लेवल पे कहते हैं जिसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है उसको जाके स्क्रिप्ट पकड़ाओगे कंडक्ट करने की प्रोग्राम को, जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसे पोस्टर बनाने दोगे। ये तो नहीं ना जिसको बॉल बनानी भी नहीं आती उसको तुम कहोगे कि भैया तुम एक क्रिकेट बैट पकड़ के एक पोस्टर बना दो हमारे एथलीट का, वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए यही चीज़ है कि जिसके पास राइट स्किल हो हम उसे वो जॉब देंगे। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट रोल एट द राइट टाइम टू मेक श्योर एवरीथिंग रन स्मूथली, ठीक है, ऑन टाइम। तो बहुत ही गाइस मैंने तो सबसे इजी लैंग्वेज करी है, खुद बैठ के मैंने ये लिखी है इस लैंग्वेज को कि यार मेरे को पता है कि
इतने सारे आपका बर्डन है बाकी सब्जेक्ट्स का, और फिजिकल का सिलेबस भी बहुत लेंदी है, 10 चैप्टर है, एंड लर्निंग मटेरियल बहुत है। तो ये हो कि आसान भाषा हो तो तुम उसे खुद से भी बना के लिख दोगे, और प्लस ये भाषा तुम्हें बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए हम अगला देखते हैं हमारा स्टेप, वो है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग दादाजी, जैसे घर में दादाजी होते हैं ना, जब भी कोई शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं और बताते हैं हाँ ये करो ये करो ये करो ये करो, हाँ बढ़िया बढ़िया। बच्चा कोई परेशान हो, अरे क्यों परेशान हो रहा है, टेंशन मत ले, हाँ वो वाला काम भी हो जाएगा, मोटिवेट करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाए तो बड़ों के पास जाते हैं ना सलाह लेने के लिए, वो काम है हमारे डायरेक्टर साहब का। ठीक है, तो यही होता है हमारे डायरेक्टिंग का फंक्शन। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम मेंबर्स टू कंप्लीट देयर असाइनिंग टास्क। तो जो डायरेक्टर होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में, उसका काम है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्हें क्या करना, लीड करना, उसके पीछे पीछे सब चलेंगे कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, उसके बाद में उन्हें गाइड करना अगर वो थोड़े कंफ्यूज हो, उन्हें मोटिवेट करना अगर वो परेशान हो रहे हो यार ये काम तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, जिससे कि काम एक्चुअली में हो जाए। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायरेक्टर का काम ये है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए जिससे सब लोग अपना अच्छे तरीके से काम कर पाए। ठीक है, विदाउट डायरेक्टिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हैज़ नो मीनिंग। मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का भी कोई मतलब नहीं अगर आपका डायरेक्टर अच्छा नहीं है, यानी कि जो बंदा काम करवा रहा है, जो डायरेक्ट कर रहा है सब चीज़ों को, अगर वही अच्छा नहीं होगा, वही सबको बदतमीजी से बात करे, डिमोटिवेट करेगा, तो लोगों का काम करने का जी ही नहीं करेगा। तो इसलिए डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे ये है कि तुमने वादे तो बड़े बड़े कर दिए खुद से और इवेंट में कि ये करना है ये करना है ये करना है, बट ऐसा तो ना एंड मोमेंट पे कि तुम्हारा काम उस मुताबिक ना हुआ, तो टाइम टू टाइम चेक तो करना पड़ेगा। जैसे तो तुम पढ़ रही होती हो तो इधर से मम्मी चेक करती हुई जाती है, पढ़ ही रहा है ना कि मोबाइल चला रहा है। जब तुम्हें मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ तो 3 दिन बाद कम्युनिटी पे पोस्ट डाल के पूछती हूँ क्या चल रहा है भैया ये बताओ। तो यही काम है कंट्रोलिंग का, कि आपने जो प्लान बना लिया उसको चेक करना, कोई कमी है तो उससे सही करना। दिस इज द टाइप ऑफ द थिंग वी डू इन कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन्स मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्लान। कंट्रोलिंग मतलब सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, चेक करना। तुम खुद भी अपने काम को जैसे तुम कोई स्ट्रैटेजी चला रहे हो तो 4-5 दिन बाद उसे टाइम टू टाइम चेक करो कि यार मैंने बना तो लिया, पेपर पे तो लिख दिया 10 चैप्टर पढ़ो, बट ऐसा तो नहीं 10 चैप्टर की जगह 10 घंटे में रील चला रहा हूँ। ये कंट्रोल करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। अब ऐसा कैसे कर सकता है कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर देना कि भैया मुझे इतने पोस्टर्स चाहिए, इस लेवल की ड्राइंग चाहिए मुझे, आपने बता दिया। मुझे ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिससे सब एंगेज हो रहे हो, आपने वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, और मेजरिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, जाके टाइम टू टाइम चेक करा काम कितना चल रहा है, एंड कंपेयरिंग इट टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और जो तुम्हारे मन में था कि यार नहीं यार मुझे ये पोस्टर्स में थोड़ी कमी लग रही है, आप और अच्छा कर सकते हो, उसको रिजल्ट से कंपेयर करना। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान, चेंजेस आर मेड टू करेक्ट इट। अगर आपको लग रहा हो कि यार जो स्पीड पे काम चल रहा है अभी, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, ओलंपिक है, IPL कुछ है, अगर कंट्रोलिंग वाली जो टीम है जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यार कुछ कमी है, तो वो कहेंगे यार अब ये गड़बड़ हुई है, इससे हमारा काम लेट हो जाएगा, चलो प्लान में थोड़े चेंजेस लाते हैं। तो ये काम हो गया हमारा कंट्रोलिंग का। तो आई होप आपको ये पांचों फंक्शन क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्रिस्टल क्लियर कर लो जल्दी से। पांचों के की डेफिनेशन एक थोड़ी सी भाई मैं बता रही हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कमेंट में छोटी छोटी सी डेफिनेशन खुद से बना के मुझे बता दो। ठीक है, मैं हार्ट दूंगी जिसकी डेफिनेशन सही होगी, जिसे हार्ट नहीं मिलेगा मतलब आपकी डेफिनेशन में कुछ कम। ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, कमिटीज़। अब जैसे मैंने ये कहा था ना, कोई बच्चे ड्राइंग करे, कोई बच्चे जो है स्पोर्ट्स के नाम लेकर आगे ला रहे हैं, कोई बच्चा वो जो है स्क्रिप्ट रेडी कर रहा है फंक्शन को कंडक्ट करने की। तो ये क्या है, बच्चों की अलग अलग टीम बना दिया ना, वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसे बहुत ह्यूज लेवल पे देखें, जहाँ पे IPL कंडक्ट हो रहा है भाई साहब, जहाँ पे हमारा ओलंपिक कंडक्ट हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक कंडक्ट हो रहे हैं, तो बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। वैसे ही भाई ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स करवाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कमेटीज़ की ज़रूरत होती है जो इस काम को मुमकिन करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कमेटी होती है, उसके लिए पहले ये जो टेबल है इसको ना दिमाग में बसा लो, क्योंकि इसका ना ऐसे फोटो आएगी तुम्हारे पेपर पर और तुम कहोगे अरे वाह दीदी ने तो ये बताया था, क्योंकि ये काफ़ी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं इस टॉपिक को। तो कमेटीज़ जो होती है जो काम करवाएंगी, उसमें सबसे ऊपर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, बिकॉज आई टोल्ड यू, ये दादाजी, इनका काम है बाकी सभी कामों को करवाना और उसकी देखरेख करना। ठीक है, तो डायरेक्टर का ही काम है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टर सब चीज़ों को, तो ये डायरेक्टर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, डायरेक्टर के बाद आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके बाद आती है कमिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट।
तो डायरेक्टर के बाद एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद फलाने ढमकानी बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं हमारी। वो कौन कौन सी हो गई हमारी, जैसे बोर्डिंग और लॉजिंग, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, ऑफिशियल, पब्लिसिटी, डेकोरेशन, ग्राउंड इक्विपमेंट, बहुत सारी कमेटीज़, अन्य प्रकार की जो है आप बना सकते हो वो कमेटीज़, और उनका आपको लिख देना है फंक्शन खुद से अपने दिमाग में सोच के। अब मैं कहूँगी इतना ना पेपर में बैठ के सोचना, मेरे को तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट नहीं कराना कि मैं तुम्हें कह दूँ ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी खुद से सोच के लिख देना। अब तुम क्या लिखोगे, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी दे विल चेक द ग्राउंड्स आर प्रॉपरली सेट एंड दे विल चेक दैट, आगे क्या प्रॉपरली सेट के बाद क्या लिखोगे, नहीं आएगा गाइस ऐसे। आई नो राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स दैट तुम्हें 4 लाइनें कोई इंसान आके बता दिया और तुम्हें कह रहा है कि तुम खुद अपनी लैंग्वेज बना के लिख लेना। गाइस मैं बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, अभी पढ़ लो डिटेल में, खुद से अपने दिमाग में चाहे 4 लाइन बसा लेना, बट जब पता ही नहीं होगा तुम्हारे को ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का सच्ची में रोल क्या है, वो क्या 2-3 काम करती हैं, तो तुम खुद से बना के नहीं लिख पाओगे। ठीक है, भूल जाता है बंदा, इतने सारे सब्जेक्ट से इतना कुछ पढ़ रहे हो। जैसे आप ये देखो एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, यार हमें पता है रिफ्रेशमेंट कमेटी उनको खाना देगी, ठीक है सब लोगों को, बट हाउ यू विल फॉर्म दिस, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 years, मुझे पता है बच्चे के दिमाग में पूरा आंसर होता है। ठीक है, मैं पूरे अपने ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स, मुझे पता है भाई दिमाग में होना एक बात होती है, बट उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इस सीरीज़ को अटेंड करना है, क्योंकि मैं लिखने का तरीका भी यहाँ पे सिखा रही हूँ। मेरा काम ये नहीं कि मैं तुम्हें ऊपर से आके बता दूँ और कहूँ मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, जब वीडियो देखोगे नोट्स भी तब मदद करेंगे। ठीक है, एंड नोट्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जल्दी जाके डाउनलोड कर लो। तो ये हमारी कमेटीज़ हो गई। अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ये कमेटीज़ के इनके रोल है। ठीक है, सबसे पहले आती है पब्लिसिटी कमेटी। तो दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द इवेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इनका काम क्या है, पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करके, पोस्टर लगा के सोशल मीडिया से, या अलग अलग तरीकों, जैसे आजकल आप देख रहे हो, पहले ज़माने में तो होर्डिंग्स ही लगते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी वो भी जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, रील्स शॉर्ट्स आते हैं आपके सामने। तो ये मार्केटिंग का और अपना एडवर्टाइजमेंट का एक और बढ़िया जो है लोगों तक पहुँचाने का तरीका है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी कहोगे प्लेयर्स को बिठा के ग्राउंड तक ले, हाउ यू विल फॉर्म इन इंग्लिश, कई बार थोड़ा कर लेंगे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई नहीं कर पाएगा, बहुत सारे कर लेंगे, कईयों को थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उनके लिए तुम्हारी सिमरन दीदी है। ठीक है, तो इंश्योर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज अरेंज फॉर ऑफिशियल, ये इंश्योर करना ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स के लिए भी है, खाली प्लेयर्स थोड़ी, ऑफिशियल्स भी तो जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स के लिए, गेस्ट के लिए है, इंक्लूडिंग बसेस भी है, कार्स भी और अदर व्हीकल भी है इवेंट वेन्यू तक जाने के लिए। ठीक है, फिर ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की अगर बात करें तो दे टेक केयर ऑफ प्रिपेयरिंग मेंटेनिंग द स्पोर्ट्स वेन्यू, पूरे वेन्यू को प्रिपेयर करना, मेकिंग श्योर कि वो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है, वो चेक करते हैं क्वालिटी ग्राउंड की, बार बार जाके फील्ड में मार्किंग करते हैं। अब क्या काम है भाई, वो पिच है कुछ है ये वो जगह है जो भी मार्किंग करना। ठीक है, और नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे बॉल, नेट्स, बैट्स सब लिखना, इसमें सारे इक्विपमेंट लिख देना जो तुम्हारे दिमाग में है, दे आर इक्वली अवेलेबल, ये लिख देना। ठीक है, फिर आए रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक टू पार्टिसिपेंट्स, ऑफिशियल एंड गेस्ट ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ फॉर ब्रेक्स सच एज म्यूजिक, गेम्स और शोज। आपने देखा है ना, आप जब कभी मैच देखने जाते हो टीवी पे भी देखते हो, गाने चल रहे होते हैं पीछे बढ़िया बढ़िया, तो वो भी तो काम है एंटरटेनमेंट कमेटी का, क्या जब ब्रेक है तो हमारा जो क्राउड है वो बोर ना हो। ठीक है, एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, ये क्या हुआ, दे प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल टीम्स और इंडिविजुअल एंटरिंग द कॉम्पिटिशन, सबकी लिस्ट बनाएंगे कौन कौन आ रहा है, एक शेड्यूल बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये लोग फिक्सचर बनाएंगे फॉर ईच स्पोर्ट, एंड ये इंश्योर करेंगे कि सब रजिस्टर हुए करेक्टली। यानी कि आप देखते हो, आपको पता है IPL में इस दिन इस टीम का मैच होगा, इस दिन इस टीम का, इस दिन इस टीम का, तो वो फिक्सचर्स के थ्रू डिसाइड करा जाता है कब कैसा मैच होगा, और टूर्नामेंट किस टाइप का, नॉकआउट है, लीग है, जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो ये सब काम इनका होता है। और फिक्सचर्स क्या होते हैं तो इसकी अलग वीडियो आएगी आपकी इसके बाद, इस चैप्टर के पार्ट में ही उसमें वो सिखाऊंगी। ऑफिशियल कमेटी क्या है, ये क्वालिफाइड रेफरी जजेस एम्पायर को जो है सिलेक्ट करती है। अब मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ, फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, और आई नो तुम्हें तो 20-25 मिनट में ही चैप्टर पढ़ना है, तो मैं अपनी तरह से कोशिश करूँगी तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊँ, बट मुझे पता है शॉर्ट पढ़ के फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा डिटेल में अभी समझ लो आप लोग, चाहे स्पीड तेज़ कर लो, क्योंकि ऊपर से पढ़ा दिया, 4 बातें बीच में रह गई नोट्स में से। मुझे पता है आप पढ़ोगे आपको खुद से एक बारी में लगेगा कि हाँ पढ़ लिया है, बट यहाँ दिमाग में बसेगा नहीं, जब एक एक पॉइंट यहाँ मैं बताऊंगी ना तब बसेगा दिमाग के अंदर। ठीक है, चलो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आई मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल, जल्दी पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, तो अनाउंसमेंट कमेटी आ गई हमारी, इनका काम क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं इवेंट के दौरान, गेम का रिजल्ट बताएंगे, अपकमिंग मैचेस बताएंगे, ये सब काम इनका हो गया। फर्स्ट एड कमेटी क्या हो गई, इमीडिएट मेडिकल केयर, किसी भी एथलीट अगर इंजर्ड हो गया है वो ग्राउंड पे तो उन्हें देना, ये इनका काम है। ठीक है, और ये भी मेक श्योर करेंगे कि फर्स्ट एड किट वगैरह सब रेडी है। फाइनेंस कमेटी, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट को इंक्लूडिंग बजट को
स्पॉन्सरशिप्स जो हैं, ये सबका एक्सपेंसेस ये कंट्रोल करते हैं। नाउ आ गया हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये अरेंजमेंट बनाते हैं अकोमोडेशन की, जो हमारे एथलीट्स है ऑफिशियल है वो कौन से होटल में रहेंगे, 5 स्टार या 7 स्टार या जो भी हो गया, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो दे इंश्योर एवरीवन हैज़ अ प्लेस टू स्टे एंड इज प्रोवाइडेड विद नेसेसरी मील्स ड्यूरिंग द इवेंट, और अच्छा खाना भी मिल रहा है उनको उनके डाइट के अकॉर्डिंग, ये सब इनका काम है, ठीक है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ये डेकोरेशन करेंगे वेन्यू का, बैनर, ट्रॉफी, ये सब विजुअल एलिमेंट्स का ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो जो मैंने स्कूल में कहा ना पोस्टर वाले बच्चे जिनको काम दिया, तो वो आ जाएंगे डेकोरेशन कमेटी में, वो डेकोरेट करें वेन्यू को, ठीक है। तो एंड इंश्योरिंग द इनका काम है दैट हर काम अच्छे से हो, जैसे मेडल, सर्टिफिकेट, ये सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नाउ अब आता है हमारा कमेटीज़ का, हमने अलग अलग रोल पढ़ लिया, ये 12 कमेटी पढ़ लो, और कोई आई तो तब अपना दिमाग चलना, हाँ दीदी ऐसे हम बना के लिख लेंगे। अब एक चीज़ और आ जाती है एग्जाम के अंदर, टोटल ओवरऑल, ये तो हमने एक एक कमेटी का काम, एक ओवरऑल में भी आ जाता है कि बताओ स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होने से पहले क्या काम होते होंगे, जब चल रहा है उस दौरान क्या काम होते होंगे, और उसके बाद क्या। तो इसका अगर हम टॉपिक का नाम देखें तो ड्यूटीज़ बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट एंड ड्यूरिंग द इवेंट या टूर्नामेंट आपको, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्या ड्यूटीज़ होती है। अब हम एक एक उसकी नहीं ड्यूटी पढ़े इसमें, तुम चाहो तो इसे खुद भी बना दोगे क्योंकि तुम्हें सारी उनकी ड्यूटीज़ पता है, बट ये है इसमें पूछा गया है कि टोटली ओवरऑल बताओ कि मैच शुरू होने से पहले क्या क्या काम होते होंगे। तो जब मैच शुरू नहीं हुआ उससे पहले क्या होगा, डिस्कस अथॉरिटीज़ के साथ करना कि जो है हम टूर्नामेंट को कैसे कंडक्ट कराएंगे, उसका क्या बजट होगा। जैसे अब पता है भैया आईपीएल आने वाला है, 6 महीने बाद आईपीएल शुरू होगा, तो वो जो लोग आईपीएल कंडक्ट कराते हैं वो बैठ के पहले बजट बनाएंगे, ठीक है। फिर शेड्यूल बनाना, इस डेट पे करवाएंगे, ठीक है। फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन को देखना, जैसे अगर आईपीएल नहीं होगा कोई और मैच है कि सीनियर लेवल होगा, जूनियर होगा, ओपन होगा या क्या होगा। फिर ग्राउंड, स्टेडियम, कोर्ट, ये सब डिसाइड करना। फिर मेडिकल एंड फर्स्ट एड किट्स को रेडी करवाना, ठीक है। फिर जो है फिक्सचर्स प्रिपेयर करना, शेयर, जब फिक्सचर प्रिपेयर हो गए तो भैया उसको टीम जो है उन तक पहुंचानी है बात। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग करना, और फिर भैया एडवर्टाइजमेंट करना भी हो गया, और प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स को निकालना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना एक तरीके से। ये बिफोर द इवेंट की हो गई। फिर ये रहा इसकी स्लाइड, ये रही ड्यूटीज़ इन स्पोर्ट्स। तो हमने ये पढ़ लिया अपनी बिफोर द स्टार्ट ऑफ इवेंट। अब पढ़ते हैं ड्यूरिंग द इवेंट। इवेंट के दौरान क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इनॉग्रेशन सेरेमनी अच्छे से हो, ठीक है। उसके बाद में प्लेइंग एरिया को, इक्विपमेंट को, सब चीज़ों को चेक करना। फिर रिफ्रेशमेंट और मील मिलना ऑफिशियल और प्लेयर्स को। फिर अपडेटेड शेड्यूल जो होता है मैचेस का वो टीम तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इवेंट के दौरान हो वो अच्छे से हो रही हो, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्पेक्टेटर्स के वंग यानी कि ऑडियंस बहुत ही हल्ला ना मचा रही हो, हल्ला मचाओ बट बदतमीजी ना हो रही हो, ठीक है। प्रोवाइड फर्स्ट एड अगर इंजर्ड हो जाए प्लेयर, और सारी वर्किंग कमेटी जिस समय इवेंट हो रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, कोई गड़बड़ हो तो एकदम से ऑन द स्पॉट उस पर कुछ काम किया जाए। फिर आफ्टर द इवेंट यानी कि जब इवेंट खत्म हो जाता है फिर क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्टिफिकेट देना मेरे को, प्रेस नोट निकालना, ये जीत गए हैं, बाकी मीडिया का तो बहुत ही काम होता है। रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करना जाती हुई टीम्स की, पेमेंट करना भैया, सैलरीज देना सबको सबकी, प्रेजेंट मेंटोर्स टू द चीफ गेस्ट एंड टीम एस्कॉर्ट्स, जो वो होते हैं ना मोमेंटोर्स देने हैं उनको, जो चीफ गेस्ट होते हैं उन्हें बुके शुके देना है, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट इवेंट के एक्सपेंसेस की बनानी, खर्चा वर्चा सब करना, जैसे शादी के बाद में सब घर वाले बैठ के करेंगे ना, हाँ भाई ये हो गया, ये गिफ्ट्स आए हैं इन्हें खोल के देखो, सबको अच्छा वापसी पे भी मिठाई का डब्बा दे के भेजो, ये सब चीज़ें हो गई। बट ये वो हम स्पोर्ट्स इवेंट में देख रहे हैं। कलेक्ट ऑल इवेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑफिशियल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तुम्हें पता है एक एक मैच का जितने भी जो हमारी ये बड़े लेवल पे कंडक्ट होते हैं सब कुछ जो है देखा, आज भी तुम अब 1980 के भी मैच की, 1990 के भी मैच के, 2000 वाले मैच की तुम्हें फुटेज तक मिल जाती है, रिटन रिकॉर्ड भी होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो इसमें अभी मैं तुम्हें इतनी जल्दी में पढ़ा दूंगी क्योंकि इसका एक अलग वीडियो आएगा आपका फिक्सचर्स का, वो मैं इसमें नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी टॉपिक है। उसमें हम देखते हैं कि कैसे मैचेस कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर्स पे देखने से पहले हमें पढ़ने हैं टूर्नामेंट क्या होते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट ये टूर्नामेंट होता है जहाँ पे जो टीम हार गई है मैच में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जैसे एक बहुत बड़ा मैच हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ की टीम आ रखी है, इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की भी है भैया, वो भी आ रखी है, यूके की भी है हमारी, और न्यूजीलैंड भी है, सारी टीमें आ रखी हैं, ठीक है।
और वो मैच हो गया नॉकआउट टूर्नामेंट का। मतलब पहला टूर्नामेंट हुआ, जो टीम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैच हुआ भैया, हम कह दो कि न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और न्यूजीलैंड हार गई, तो वो टूर्नामेंट से ही आउट है, अब उसे दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा हमारा सेमीफाइनल में होता है ना कि भाई हार गए तो बाहर निकल गए टूर्नामेंट से, तो ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। वरना आप देखते हो बाकी हमारे जितने जैसे IPL है वो लीग बेसिस पे चलता है, पॉइंट्स करे जाते हैं, हार गए तो ये थोड़ी निकल गए टूर्नामेंट से, फिर पॉइंट्स होते हैं, ऑन द पॉइंट्स हम आगे चलाते हैं। तो नॉकआउट मतलब जो टीम हार गई वो बाहर निकल गई टूर्नामेंट से, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा खेलने का। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ओनली द विनिंग टीम कंटेस्ट इन द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में सिर्फ विनिंग टीम जाएगी, तो विनिंग टीम का ही यहाँ पे जो है अगला चांस मिलेगा। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस है, जल्दी कंडक्ट होगा, खर्चा कम होगा, ठीक है, और जो है बेटर परफॉर्मेंस एनकरेज करेगा ये कि प्लेयर को पता है इस आज बाहर निकल गया तो उसके बाद दोबारा मौका नहीं है, सबसे अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। शॉर्टेस्ट टाइम में ये कंडक्ट हो जाता है, ज़्यादा ऑफिशियल स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। पहला ऐसा हो सकता है कि जो गुड टीम है, जो तुम्हारी फेवरेट टीम है या जो पूरी वर्ल्ड की बेस्ट टीम आजकल चल रही है, मे बी उस दिन उनका दिन अच्छा ना और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो भाई बहुत गलत है उनके लिए भी कि यार हो जाता है किसी दिन नहीं खेले गए, अगली बारी वो अच्छा परफॉर्म करे। दूसरा, लोगों का फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मैच में, ठीक है, कोई देखना ही नहीं चाहेगा उनकी फेवरेट टीम निकल गई तो। एंड थर्ड सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इससे जो है सबको इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता। बट अगर जल्दी पे करानी हो तो हम नॉकआउट ही करते हैं, तो समटाइम्स वीकर टीम में एडवांस फॉर द फाइनल। हाँ, ये होता है कि ऐसा हो भाई कि उस दिन वीकर टीम जो है उसका दिन अच्छा था, उस उन्होंने अच्छा करा, तो ऐसा हो सकता है कि अगले राउंड में जो टीम वीक है एक्चुअली वो भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर टीम फेवरेट वाली एलिमिनेट हो जाएगी तो भैया ऑडियंस का तो दिल ही टूट जाता है। तो ये उसके नॉकआउट के डिसएडवांटेज हो गए, समझ आ गया। अब आते हैं लीग टूर्नामेंट, सॉरी, तो इसको हम कहते हैं लीग टूर्नामेंट, LEAGUE लीग, या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर टीम प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलता है, बट जो हारता है वो मैच से आउट नहीं होता है। ठीक है, द टीम विद द मोस्ट विन्स और पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द मैच इज डिक्लेयर्ड द विनर। तो इसमें फिक्सचर में हम सीखेंगे कि 4-5 राउंड में होता है, जो टीम हार रही है फिर वो दूसरी टीम के साथ मैच खेलेगी, एट दी एंड हर हार और जीत पे पॉइंट मिल रहे होते हैं और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो जीतता है। अब ये सिंगल लीग टूर्नामेंट भी होता है, मतलब हर बार एक टीम एक दूसरे के साथ एक बार खेलेगी, ठीक है, और एक बार डबल लीग होता है कि हर टीम एक दूसरे के साथ 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा 4 टीम है, ABCD, चलो 5 कर देते हैं, EF, ये टीम्स है। अगर सिंगल लीग है तो एक बार A और B खेली, C और D खेली, E और F खेले, सारे एक दूसरे के साथ एक एक बार खेलेंगे और इनको 1 पॉइंट मिलेगा, जो जीत रहा होगा, जो हारा होगा उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड में हमने देखा जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट है उनको जितवा दिया। अब अगर हमारा डबल लीग होगा तो A B के साथ 2 बार खेलेगी, B C के साथ 2 बार खेलेगी, सब एक दूसरे के साथ 2-2 बार खेलेंगे, तो ये तो बहुत लंबा चलेगा। तो डबल लीग टूर्नामेंट वो होते हैं, कोई गैस कर सकते हो कौन सा टूर्नामेंट डबल लीग पे होते हैं, जो बहुत महीने चलते रहते हैं ये फिर, तो ये हो गया हमारा डबल लीग। ठीक है जी, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ये नॉकआउट और लीग का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। अब वो कैसे होता है, बहुत आसान है, इसकी डेफिनेशन रीड करो और मैं बताती हूँ तुम्हारे को। जैसे क्या हुआ, आपने ये ना जोनल लेवल पे होते हैं, ठीक है, कि आपने जो पहला टूर्नामेंट कराया उसे नॉकआउट पे करा लिया, ठीक है, कि एक हुआ, एक सिटी के अंदर हो रहा है, सोचो दिल्ली में हुआ, वहाँ की 15 टीमें थी, उनके बीच में नॉकआउट पे हुआ, ठीक, वहाँ से कितनी टीम सेलेक्ट हो गई, 4 टीम सेलेक्ट हो गई विनर वहाँ से, ठीक है। अब जब वो दिल्ली से गए थोड़े और बड़े लेवल पे, जहाँ पे 4-5 शहरों के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे भी नॉकआउट पे हुआ, वो सब आपस में खेले और जो एक जना हमने विनर डिसाइड कर लिया, तो मतलब जो हारता गया टूर्नामेंट से बाहर निकलता गया। हमने पहला कराया नॉकआउट पे, फिर हमने एक दिन क्या कराया, लीग कम लीग कराया, कि भैया वहाँ पे भी पॉइंट्स के बेसिस पे हुआ, बहुत लंबा चलेगा फिर ये, कि दिल्ली वाइज की भी जो सारी टीमें थी वो लीग बेसिस पे खेल रही थी, पॉइंट के हिसाब से उन्होंने बार बार खेला और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट थे वो जीता। और फिर जब वो दूसरे लेवल पे गए, जब वो जीती हुई टीमें दिल्ली की बाकी शहरों के साथ खेलने गई, तो वहाँ पे भी लीग पे हुआ, ठीक है। अब तीसरा होता है नॉकआउट कम लीग, कि यानी कि जब दिल्ली में हमने कराया था 5 से 10 टीम जितनी भी टीमों का, तो वो हमने नॉकआउट पे कराया कि वहाँ से जल्दी सिलेक्शन हो जाए हमारी विनिंग टीम का। और बाद में जब हम बड़े लेवल पे गए, जब बहुत सारे शहरों की हो रही थी, तब हमने लीग में कराया कि पॉइंट वाइज हो रहा है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि भैया स्टार्टिंग में तो लीग पे हुआ, दिल्ली में लीग बेस का मैच हुआ, 15 टीमें थी, पॉइंट पे पॉइंट, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट थे वो जीता। और फिर जब वो लोग बड़े लेवल पे गए 4-5 शहरों के साथ में, तो तब हुआ नॉकआउट बेसिस पे, दिल्ली की टीम लड़ी दूसरे पंजाब के साथ में, या आप कोई अमृतसर के साथ में उनका मैच हुआ,
वो हार गए तो वो एक जना बाहर निकल गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन सकता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब ये डिपेंड करता है कितने टाइम में आपको टूर्नामेंट कराना है, कितना समय आपके पास में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ज़रूरी गाइस इनके हैं हमारे फिक्सचर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रामुरल की। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड और मुराल मतलब होता है विद इन द वॉल्स, ठीक है। या आप टोटल में कहो तो इन मतलब इनसाइड हो गया और मुराल मतलब वॉल होता है। तो ये वो टूर्नामेंट होते हैं जो एक इंस्टीट्यूशन के विद इन द वॉल्स कराया, जैसे तुम्हारा स्कूल का स्पोर्ट्स डे जो होता है तुम्हारे स्कूल के अंदर हो रहा है, वो इंट्रामुरल टूर्नामेंट है। और वहीं पे तुम्हारे शहर के अंदर 10-15 स्कूल गए हैं और वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, वो होगा दूसरा वाला जो अभी हम पढ़ेंगे। या फिर कोई ऑफिस है उन्होंने कंडक्ट कराया कोई टूर्नामेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अपने अपने ऑफिस के, तो वो इंट्रामुरल होता है। तो वर्ड इंट्रामुरल का मतलब है विद इन द वॉल्स। और यहाँ पे हम स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो वो कंपटीशन जो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन में होता है कि एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ, ये स्कूल लेवल पे भी हो सकता है, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन में भी। तुम्हारे मोहल्ले का हो गया, मोहल्ले मोहल्ले वाले खेल रहे हैं, 3 मोहल्ले इकट्ठे नहीं हुए, एक मोहल्ले वाले, ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑफिस का हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से। देन इनका एग्जाम्पल क्या है, एथलेटिक मीट, स्विमिंग मीट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। और ये हो गए हमारा इंट्रामुरल, समझ गए, रीड कर लो। हॉस्टल ने कर लिया किसी अपने की रेजिडेंसी खेल रहे हैं, बाहर वाला बंदा नहीं आएगा, तुम्हारा स्कूल है तो स्कूल के बच्चे, हॉस्टल है तो हॉस्टल के बच्चे, ऑफिस है तो तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉय, बाहर वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक टूर्नामेंट इन हमारा जो हो गया केंद्रीय विद्यालय, इंटर हाउस लिखा है, इंटर स्कूल नहीं लिखा, जो हाउस नहीं होते जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, वो इंटर हाउस टूर्नामेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कराने की जरूरत होती है, ये इंट्रामुरल विद इन द स्कूल, विद इन द इंस्टीट्यूशन वाले, तो ये स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व ज़्यादा करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, बच्चा फिजिकली मेंटली ग्रो होगा, ठीक है, कि इवेंट है बच्चे को मौका मिलेगा, पढ़ाई तो करते ही रहते हैं थोड़ा यार, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी टीचर्स उन्हें सिखा पाएंगे खेलते कैसे हैं, फेयर प्ले कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, फ्रेंडशिप कैसे करते हैं, फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी। भाई जिन बच्चों को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स पे, तो वो स्कूल की स्पोर्ट्स मीट से ही पता चल जाता है कि यार नहीं मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ, मुझे पढ़ाई तो करनी है बट नहीं ये मेरी दिल जान है, मुझे तो भाई एथलीट बनना है। उनको वहाँ समझ में आएगा ना जब स्कूल में एटमॉस्फेयर मिलेगा उन्हें, ठीक है। टू गिव स्टूडेंट्स द फर्स्ट चांस टू कम्पीट इन अ सेफ एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये इसलिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्कूल में होता है इंट्रामुरल, कि बच्चों को पहली बार जब वो रेस कर रहे हैं तो यार वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, अपने स्कूल के बच्चे हार भी गए तो दिल पे इतनी चोट नहीं लगती, यार ये भी तो मेरा दोस्त ही है जो जीता है, ये मेरे टीचर्स ही तो है जो मुझे प्राइज़ दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, डर नहीं होता इतना, तो वो डर धीरे धीरे निकल जाता है इंट्रामुरल से। और एम्फोसाइज करना हेल्दी एंड फिट लाइफ, स्कूल में स्पोर्ट्स डे इसलिए ही मनाया जाता है जिससे बच्चे एटलीस्ट 2-3 महीने उसमें एंगेज रहेंगे, या पढ़ाई से तो करेंगे ही बट साथ में यार थोड़ा अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है जी। सिग्निफिकेंस क्या है, अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंस कि ये फ़ायदे हैं, अब ये सिग्निफिकेंस है कि ये कराना गाइज ये इतना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो इसका क्या है, देखो जो बच्चा अच्छा करता होगा परफॉर्म, तो उसका सिलेक्ट हम कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये बच्चा अच्छा खेलता है, इसको अगले टूर्नामेंट में हम भेज देंगे जो सभी स्कूलों का होने वाला है। स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स के जब इकट्ठे मिलते हैं ना, कि सारे सेक्शन के बच्चे मिल रहे हैं कर रहे हैं, तो टीम स्पिरिट, वर्कमैनशिप ये सब बढ़ जाएगी। स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेते हैं ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का एक्टिविटी को, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स इवेंट में शायद देखो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं तो भागती नहीं थी, बट हाँ मैं जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज होता था ना, यानी कि जो उसमें जो पूरा कंडक्ट करना होता था, जो स्पीच होती थी हमारी, और वो अब ये वाला इवेंट होने वाला है, अब ये वाला इवेंट होने वाला है, वो माइक पे, तो मैं उस वाले काम में ज़रूर जाती थी, ठीक है। वो मुझे हर बार वो रोल मिलता था, वाई तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी उसकी ड्राइंग अच्छी थी, वो तो भागती बहुत स्लो थी मेरी तरह ही, तो कोई बात नहीं, फिर भी वी यूज टू एंगेज इन स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये काम है स्पोर्ट्स इवेंट का कि हर बच्चे को कुछ मौका मिले, और ये टूर्नामेंट्स काफ़ी फन एंटरटेनिंग भी होते हैं, तो बच्चों को भी खुशी होती है और पढ़ाई का प्रेशर से थोड़ा आज़ादी मिल जाती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गए, भाई आता है पेपर में पढ़ना है। अब आता है एक्स्ट्रा मोरल, वही जो बाहर होंगे, यानी कि आपके स्कूल की 4 दीवारी या आपके इंस्टीट्यूशन की 4 दीवारी के अंदर नहीं, उसके बाहर होंगे, यानी कि इंटर स्कूल हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस का हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितने भी होते हैं वो एक्स्ट्रा मोरल ही है। ओलंपिक क्या एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट है, इतनी सारी कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। IPL क्या एक्स्ट्रा मोरल है, वर्ल्ड कप, सारे हमारे सब मैचेस एक्स्ट्रा मोरल है, ठीक है जी। चलो अब इसका काम क्या है, अगर किसी बच्चे का एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट हो रहा है, यानी कि बच्चों का 4-5 स्कूल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा,
हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पता चलेगी, कंपटीशन में दिखानी होगी। ब्रॉड करता है बेस ऑफ स्पोर्ट को, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ाएगा, बच्चे को नए रूल और एडवांस टेक्निक कब समझ में आएगा कि भाई अपने स्कूल में तो ठीक है, चलो इतना डर नहीं लगता, वहाँ जाके नए रूल समझ में आएंगे। सिग्निफिकेंस इसकी मैंने ये लिख दिया, जब आप बाहर लोगों के साथ खेलोगे ना तो आपको लगेगा यार, चाहे आप अपने स्कूल के बच्चों को सोचते होगे, बट जब बाहरी लोग देखोगे ना कि यार मेरे स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी आपको लगेगा जब आप बाहर की दुनिया में जाओगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी, लीडरशिप बढ़ेगी, रूल्स रेगुलेशन अच्छे समझ में आएंगे, लेवल ऑफ अग्रेशन कंट्रोल करना आएगा आपको बाहरी लोगों के साथ, कंपटीशन का मतलब समझ में आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा मोरल से। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, कम्युनिटी स्पोर्ट्स। तो जल्दी से पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और फिर आप फिक्सचर वाली वीडियो देखने चले जाना। कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है गाइस, देखो अब ये तो इवेंट हमने पढ़े, स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ पे हार और जीत का फैसला करना है। ये वो स्पोर्ट्स है जिनमें हम हार जीत के लिए नहीं कर रहे, कुछ मैसेज देने के लिए सोसाइटी को या फन के लिए, हेल्दी रहने के लिए हम इनको कंडक्ट कराते हैं। स्पेशली जो हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी होता है ना, वो भी एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स है। हार जीत तो मेडल हम देते हैं, बट अंडरनेथ तो उसका गोल क्या है, बच्चे फिट रहे, हेल्दी रहे और खुश हो जाए, ठीक है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स वो एक्टिविटीज़ है जो लोगों को इकट्ठा लाती है, गेम्स खेलने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और फिट रहने के लिए। यहाँ पे हर एज के लोग आते हैं, चिल्ड्रन, एडल्ट भी और एडल्ट भी, सब इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन दोस्त जिनको जो है ना ऐसे ही मन हो कि यार नहीं हमें पार्टिसिपेट करना है, कोई भी जा सकता है। दिस स्पोर्ट्स का बड़ा पर्पस होता है हमारा, जैसे कि कभी स्प्रेड अवेयरनेस करने के लिए कि हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ रन हो रहा है, सब मैराथन में लड़ रहे हैं, जो लड़ेंगे क्यों भाग रहे हैं, क्या मैसेज देने के लिए कि स्टे हेल्दी, अच्छा पानी पियो, आप अच्छे से आप लोग जो है एक्सरसाइज करो, ठीक है। और बड़ी अलग अलग डिजीज़ के लिए भी फंड इकट्ठा करने के लिए कराए जाते हैं, ये इसलिए कराए जाते हैं। इवन इफ दे आर कॉम्पिटिटिव, जैसे हमारा स्कूल का स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स माइट नॉट बी फॉलोड, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा होता है ये स्पोर्ट्स हमारी कम्युनिटी स्पोर्ट्स। चलो अब आते हैं हमारे पहले कम्युनिटी स्पोर्ट्स पे। जो स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है वो हमारा कम्युनिटी स्पोर्ट्स ही होता है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तुम खुद से एक स्कूल के स्पोर्ट्स डे की जो है ना वो एक डेफिनेशन बनाओ और मुझे बताओ। तो क्या है, हर साल में एक बार होता है और जिससे बच्चों का एक अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस मिल पाए, इसलिए हम ये कंडक्ट करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स डे की लीडरशिप मिलती है, बच्चों को रिक्रिएशन होता है, पार्टिसिपेशन मेक स्टूडेंट हेल्दी एंड फिट, बच्चे कॉपरेशन यूनिटी सीखते हैं। ये इसका कुछ हो गए हमारे इंपॉर्टेंस, और ये रही स्पोर्ट्स डे की डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद अगली ये मैं बताऊंगी तुम्हें, वो तो तुम्हें खुद लिखनी है स्पोर्ट्स डे की डेफिनेशन। अब आता है दूसरा, हेल्थ रन। हेल्थ रन ऑर्गेनाइज कराया जाता है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एंड जो है फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जैसे आपके मोहल्ले ने हेल्थ रन करा कि हम सारे जो है ना सैटरडे को शाम को जो है एक पार्क के अंदर जो है पूरा पार्क से लेकर उस वाले कोने तक जो है सब एक मैराथन जाएंगे, क्यों, जिससे कि अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएँ कि सब लोग ऐसे शाम को घरों पे बैठ के मोबाइल मत चलाओ, आओ जरा थोड़ा हेल्दी और फिट हो जाओ। और ये बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं। तो गोल इज़ नॉट टू विन बट टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट एंड फोकस ऑन देयर हेल्थ। सिर्फ मैराथन्स नहीं होती है, इस पर कोई टूर्नामेंट करा दिया, बैडमिंटन का कुछ भी करा दिया, विनर भी डिसाइड करेंगे हम इसमें, बट गोल क्या है, लोगों को समझाना कि आप यार हेल्दी रहो, थोड़ा फिट रहो, ठीक है। दीज रन्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज बाय एनजीओ भी कराती हैं, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट कराती है हेल्थ इशू को अवेयर करने के लिए। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं होती है, डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, प्रोफेशनल रेसेस इसमें नहीं कराई जाती हैं। दूसरा है रन फॉर फन, यानी कि फन करने के लिए, मज़े के लिए रन करना। द पर्पस ऑफ दिस रन इज़ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्टेइंग फिट ओनली। समटाइम्स ये रेसेस को जो है कंडक्ट कराया जाता है फन इकट्ठा करने, चम्मच में नींबू रख के भागना होता है, और बोरे वाली रेस होती है, जो है इस टाइप की जो रेसेस होती है, ये रन फॉर फन होता है, ठीक है। और कई बार ऐसी रेसेस कराई जाती है कुछ फंड इकट्ठा करने के लिए कि आज स्कूल में रन फॉर फन है, पेरेंट्स भी गए हैं, टीचर्स की भी रेस हो रही है, और इसका गोल क्या है कि जो भी आ रहा है वो वहाँ पे कुछ डोनेशन करे, ठीक है जी। अब इनमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि जो भी आप रन फॉर फन का जो स्पोर्ट्स इवेंट आपने रखा है कि भाई आपको रेस करा रहे हो, तो ऐसे नहीं कि तरीके की रेस कराओ, नहीं कि भाई बच्चे और मम्मी पापा गिरे पड़े और उन्होंने चोट लगता है, थोड़ा तरीके से कराना होता है। तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर को इनमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, रन फॉर यूनिटी। यूनिटी मतलब भाईचारा, एकता को जो है बढ़ावा देने के लिए हम ये रन कराते हैं। जब समाज के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत फैल जाती है ना कि भाई सब कम्युनिटीज़ लड़नी है, जेंडर बेस्ड या आपको रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये रन फॉर यूनिटी कराई जाती है कि लोग अपनी नफरत भूले, आपस में एक दूसरे के साथ भागे, दौड़े, खेले, एंड जो है
प्यार से रहना सीखे। तो एम फॉर रन फॉर यूनिटी इज टू प्रमोट यूनिटी ब्रदरहुड अमंग पीपल, कम्युनिटीज एंड इवन नेशंस के बीच में भी होती है। भाई बम बम मत फोड़ो एक दूसरे के ऊपर, घूमो साथ में भागो एंड भूल जाओ सारी जो है ना, कई बार ऐसा होता है तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो रखी हो, शाम को उसके साथ खेलने चले जाओ ना तो भूल जाते हैं हाँ हमारी लड़ाई हुई थी परसों, दिस इज वॉट। तो दीज रन्स हेल्प ब्रिंग पीपल टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड फॉस्टर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। ये रन फॉर स्पेसिफिक कॉज वो इवेंट्स होते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जैसे कि कैंसर रिलेटेड या कोई बड़ी बीमारी है उससे रिलेटेड आपको अवेयरनेस करवानी है या चाहे डोनेशन ही करवानी हो, तो उसके लिए आपने ये रन फॉर जो है हमारा स्पेसिफिक कॉज कराया। लोग आएंगे उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, भागेंगे उसके लिए, उसमें कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बुला लिया जाता है जिससे और उसका प्रचार हो, टी शर्ट्स दी जाती हैं लोगों को कि वो पहन के भागे, जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़े इन चीज़ों के लिए भी, ठीक है। तो दीज इवेंट आर हेल्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इशू, जैसे क्लिनलीनेस पे भी हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी पे भी हो सकता है कि वो मेल फीमेल सबको जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बड़ी बड़ी हमारी हेल्थ डिजीज़ के लिए भी हो सकता है। दे आर मेंट टू ब्रिंग अटेंशन टू अ स्पेसिफिक कॉज। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी आप करवा सकते हो कि यार लोगों को पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के समय पे, एंड इसको कई बार चैरिटी रेज करने के लिए भी करा जाता है। ओके जी, तो आप गाइस कंप्लीट कर देते हैं हम अपने इस चैप्टर को, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट ये तब होगा जब हम अपने फिक्सचर्स भी पढ़ लेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप फिक्सचर्स पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जाके जल्दी से नोट्स डाउनलोड करो, वीडियो को लाइक करो, नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।